बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं मली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में पढ़ेंगे। आज से पहले हमने 18 क्लासेस आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चर के सिलेबस के मुताबिक दस्तयाब करा दी है, जिसकी प्लेलिस्ट इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। चलिए ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में पढ़ते हैं। इनको उर्दू का हाफिज़ कहा जाता है। इससे पहले हमने रियाज खैराबादी को पढ़ा, जिनको उर्दू का खय्याम कहा जाता है। इनको उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा जाता है। किसने कहा, आप लोगों को आखिर में बताया जाएगा। आप लोग कमेंट में भी लिख दीजिएगा कि ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ किसने करार दिया। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। तो बाज़ लोग कन्फ्यूज़न में ये समझ लेते हैं कि इनकी पैदाइश भी लखनऊ में ही हुई होगी, लेकिन नहीं। ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश 1778 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई थी और आपके वालिद का नाम अली बख्श था। आपके जद्दे आला बगदाद से दिल्ली आए थे और दिल्ली के क़याम के बाद अली बख्श यानी आपके वालिद फैज़ाबाद चले गए थे और फैज़ाबाद में ही 1778 ईस्वी में ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश हुई। ख्वाजा हैदर अली आतिश उर्दू शायरी के दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शुआरा में मुसहफ़ी, आतिश, इंसा और नासिख, उसके बाद अमीर मीनाई, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर तो हैं। ये सब दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियत क्या है? खारजियत है, तसन्नो बनावट है। और ये चूँकि यहाँ पे ऐशो इशरत थी तो इसलिए ऐशो इशरत और निस्वानी जज्बात यहाँ की शायरी में देखने को मिलती है। आतिश नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद खां तरक्की के दरबार से वाबस्ता थे फैज़ाबाद में, और उन्हीं के साथ 29 साल की उम्र में लखनऊ आए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आतिश कितने साल की उम्र में लखनऊ आए? 29 साल की उम्र में। आतिश ने लखनऊ में किसकी शागिर्दी अख्तियार की थी? मुसहफ़ी की। मुसहफ़ी का असली नाम क्या था? गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। तो मुसहफ़ी की शागिर्दी अख्तियार की थी, लेकिन किसी बात से नाराज़ हो गए और फिर उनसे रिश्ता भी तोड़ लिया था। आतिश के मिजाज में कनाअत थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस शायर ने फ़कीराना ज़िंदगी बसर की? तो आतिश के मिजाज में कनाअत थी, फ़कीराना ज़िंदगी बसर करते थे, दरबार सरकार से कोई रब्त ज़ब्त नहीं रखते थे। आतिश ने शायरी को मुरस्सा साजी का नाम दिया। इनका एक शेर भी है, यहाँ पे शेर आप देख पाएंगे कि बंदिश अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। यानी आतिश शायरी को मुरस्सा साजी का नाम देते थे। ख्वाजा हैदर अली आतिश की अदबी चश्मक किससे थी? तो मुआसराना चश्मक इनकी नासिक से थी। नासिक और आतिश से पहले लखनऊ में मुआसराना चश्मक किसकी हुआ करती थी? मुसहफ़ी और इंशा की। ठीक है ना। देखिए, चूंकि नासिक से इनकी अदबी चश्मक थी तो नासिक के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। इनका पूरा नाम कई बार पूछा जा चुका है। नासिक का पूरा नाम शेख इमाम बख्श था। फैज़ाबाद में नासिक भी पैदा हुए थे, 1772 में पैदा हुए थे। गाज़िउद्दीन हैदर ने नासिक को मलिकुश शोरा का खिताब देकर दरबार से मुंसलिक करना चाहा तो नासिक ने जवाब दिया कि इतने छोटे से बादशाह से खिताब लेकर क्या करूँगा। तो ये है नासिक। ठीक है। अदबी डिक्टेटर इनको कहा जाता है। उर्दू का नाम उर्दू मुख्तस इन्होंने ही किया। ठीक है। इनसे पहले उर्दू को उर्दू मुअल्ला, रेख्ता, दक्कनी और गुजरी जैसे नामों से याद किया जाता था।
इन्होंने कहा कि नहीं, उर्दू का नाम सिर्फ उर्दू होगा। ये अदबी डिक्टेटर की हैसियत से जाने जाते हैं। आतिश के शागिर्दों की बात करते हैं तो रिंद, सबा, खलील, खलील खां अश्क की बात हो रही है, नवाब मिर्ज़ा शौक और पंडित दया शंकर नसीम, ये सब इनके शागिर्द थे। नवाब मिर्ज़ा शौक और पंडित दया शंकर नसीम, ये दो अहम नाम हैं इनके शागिर्दों के, इनसे सवाल बनते हैं। चलिए शौक के बारे में जान लेते हैं। शौक का नाम, शौक कौन थे? आतिश के शागिर्द थे। इनका नाम क्या है? तसद्दुक हुसैन। ठीक है, इनकी उर्फियत नवाब मिर्ज़ा है। लखनऊ में 1782 ईस्वी में मिर्ज़ा शौक की पैदाइश हुई थी। शौक को इल्म तिब पर महारत हासिल थी और ये वाजिद अली शाह के अहद हुकूमत में बतौर मुआलिज काम करते थे, यानी डॉक्टर की हैसियत से काम करते थे। शौक की 3 मसनवियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, फ़रेब इश्क, बहार इश्क और ज़हर इश्क। इन तीनों में ज़हर इश्क सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर मसनवी है। ज़हर इश्क की हीरोइन का नाम महे जबी है। ज़हर इश्क एक ऐसी मसनवी है जिसमें मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर मौजूद नहीं हैं। जी हाँ, इसमें कोई भी मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है। इस मसनवी के किरदार ज़मीन पर बसने वाले आम गोश्त पोश्त के इंसान हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस मसनवी में मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर मौजूद नहीं है, तो मिर्ज़ा शौक की मसनवी ज़हर इश्क में। आतिश के एक और शागिर्द थे नसीम, उनका पूरा नाम पंडित दया शंकर नसीम था। वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। ठीक है, अब ये नसीम किस लिए मशहूर हैं? अपनी एक शाहकार मसनवी गुलजार नसीम के लिए जाने जाते हैं। नसीम ने मसनवी गुलजार नसीम 1839 ईस्वी में लिखी थी और ये 1844 ईस्वी में शाये हुई। इसमें जो किस्सा बयान किया गया है वो किस्सा बकावली है। किस्सा गुल बकावली का असल किस्सा किसने लिखा था? 1722 ईस्वी में इज्जतुल्लाह बंगाली ने फारसी में लिखा था। इसी किस्से को निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से फोर्ट विलियम कॉलेज में भी आसान उर्दू ज़बान में नस्र में लिखा था और फिर वही किस्सा मसनवी की हैयत में इन्होंने यानी पंडित दया शंकर नसीम ने 1838-39 में लिखा। ये मसनवी 1844 में शाये हुई थी। इस मसनवी की खूबी ये है कि दास्तान में गज़ल के अशार जैसा इजाज़ो इख्तिसार पैदा हो गया है। कहा जाता है कि जब पंडित दया शंकर नसीम ने मसनवी गुलजार नसीम लिखी और अपने उस्ताद आतिश को दिखाई तो ये बहुत तवील थी, बहुत लंबी थी। तो आतिश ने कहा कि इस मसनवी को तो सिर्फ 2 ही लोग पढ़ेंगे, एक तो मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, एक तुम पढ़ोगे क्योंकि तुमने खुद लिखा है। इतनी तवील मसनवी कौन पढ़ेगा, इसको मुख्तसर करो। तो फिर उस्ताद उस्ताद होता है, उन्होंने बात को समझा कि इसमें इजाज़ो इख्तिसार अगर हो जाए तो ये मसनवी बहुत ज़्यादा मकबूल होगी। तो उनके कहने पे, आतिश के कहने पे नसीम ने इस मसनवी को मुख्तसर किया और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी हो गई, यानी इसके जो अशार हैं वो उनमें गज़ल जैसा इजाज़ और इख्तिसार पैदा हो गया है। आतिश का इंतकाल कब हुआ था? 1848 में हुआ था। आखिरी उम्र में इनकी आँख की रोशनी चली गई थी, बीनाई जाती रही थी। लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। आतिश की उर्दू कुल्लियात 2 दीवान पर मुश्तमिल है। पहला दीवान उनकी ज़िंदगी में ही शाये हो चुका था, दूसरा दीवान उनकी वफ़ात के बाद मीर दोस्त अली खलील जो कि उनके शागिर्द थे उन्होंने मरतब करके पहले दीवान में ही शामिल कर दिया था। ख्वाजा हैदर अली आतिश पर एक किताब मुकद्दमे कलाम आतिश खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखी है, जो कि कई बार पूछी जा चुकी है कि मुकद्दमे कलाम आतिश
کس نے لکھی؟ خلیل الرحمن اعظمی نے۔ اب ان کے بارے میں کچھ اقوال ہیں، جیسے فراق نے آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ کہا ہے۔ آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ کس نے کہا؟ فراق گورکھپوری نے۔ مصحفی جو ان کے استاد تھے، آتش کو وجیہ مہند الاخلاق کہا ہے۔ وجیہ مہند الاخلاق، یہ کون کہہ رہا ہے آتش کو؟ مصحفی۔ عبدالسلام ندوی نے آتش کو اردو شاعری کا حافظ کہا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اردو شاعری کا حافظ کسے کہا جاتا ہے؟ آتش کو کہا جاتا ہے۔ کس نے کہا؟ عبدالسلام ندوی نے۔ رام بابو سکسینہ نے ان کے کلام کے بارے میں لکھا کہ آتش کے کلام میں ترشے ہوئے الفاظ آبدار موتیوں کی طرح لڑی میں پروئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی نے ان کے بارے میں لکھا کہ تصوف و اخلاق سے متعلق آتش کی شاعری لکھنؤ اسکول کی آبرو رکھنے کے لیے کافی ہے۔ دبستان لکھنؤ کی آبرو رکھنے کے لیے کس کی شاعری کافی ہے؟ بقول خلیل الرحمن اعظمی آتش کی۔ ٹھیک ہے، تو آتش کے بارے میں سبھی اہم باتیں آپ نے جان لی۔ انہوں نے بھی کچھ باتیں کہیں، جیسے انہوں نے میر انیس کے والد کا ایک شعر دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، دیکھیے۔ میر خلیق کے کسی شعر کو سن کر آتش نے اپنی غزل پھاڑ ڈالی اور کہا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو میری ضرورت کیا ہے۔ کہتے تھے اگر زبان سیکھنا ہے تو خلیق کے گھر جاؤ۔ انہوں نے میر انیس کے بارے میں بھی کہا کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہیں آتش۔ اب ان کے کچھ اشعار میں سنا دیتا ہوں۔ اشعار ان کے کافی بار پوچھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے پوچھا جائے گا؟ یا تو ایک مصرع دے دے گا، دوسرا مصرع پوچھ لے گا، یا پھر پورا شعر دے کے کس کا شعر ہے یہ پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک سوال آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ سفر ہے شرط، سفر ہے شرط، یہ کتاب ہے، اس کو کتاب کی صورت میں کس نے لکھا؟ ٹھیک ہے، اور وہ کتاب کس صنف کی ہے یہ بھی آپ لوگ بتائیں گے۔ سفر ہے شرط، یہ کتاب کس کی ہے؟ ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آتش کا شعر ہے۔ آگے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، یہ شعر بھی نہیں کا ہے۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، یہ شعر بھی خواجہ حیدر علی آتش کا ہے۔ آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا، یہ شعر بھی کئی بار امتحانوں میں پوچھا جا چکا ہے، خواجہ حیدر علی آتش کا ہے۔ ایک اسی طرح کا ایک اور شعر ہے، رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ، یہ شعر کس کا ہے کمنٹ میں لکھیے۔ یہ تو میں نے بتا ہی دیا کہ نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو یہ آپ نے حیدر علی آتش کے بارے میں پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوالات میں آپ لوگوں سے وربلی کر رہا ہوں۔ کب پیدا ہوئے؟ آتش کب پیدا ہوئے یہ لکھنا ہے، کہاں پیدا ہوئے لکھنا ہے، مقدمہ کلام آتش کس کی تصنیف ہے یہ لکھنا ہے، اور آپ کو یہ لکھنا ہے کہ ان کو اردو شاعری کا حافظ کس نے قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک شعر یہ جو میں نے ابھی پڑھا کہ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ، یہ شعر کس کا ہے؟ یہ سبھی سوالات آپ لوگ کمنٹ میں ان سوالات کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ۔